हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डेली की तरह आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमारी 9 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। आज की क्लास नंबर है हमारी 10। ठीक है जी। अगर अभी तक आपने ये 9 वीडियो नहीं देखा है तो इनका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी वहां से जाके इन 9 के 9 वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम के पर्पज से ये 9 की 9 वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पीवाईक्यू को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सभी 9 की 9 वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार जाके ये वीडियो जरूर देख लें। चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उच्च पोषीय स्तरों में जो रसायन की संलयन की प्रक्रिया होती है उनको कहा जाता है जैविक अवर्धन। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, जैविक अवर्धन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो किसका जैविक घटक नहीं है? तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है आपका मृदा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं होती, बल्कि मेंढक, पुष्प और कीड़े क्या होते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं होती। हमसे मिट्टी नहीं पूछा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या मतलब जो पर्यावरणीय कारक है वो जंतुओं में, विकासशील जंतुओं के लिए क्या लिंग निर्धारण की भूमिका निभाता है? तो वो है आपका तापमान। तापमान क्या करता है? तो जंतुओं के, विकासशील जंतुओं के लिए लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आपको इस पे आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। वीडियो आती है जिसमें हम डेली आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आते हैं, डेली शाम को 6 बजे। तो डेली शाम को 6 बजे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है वीडियो। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर आप सभी सब्सक्राइब कर लें। और सभी के सभी क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो पीवाईक्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यही क्वेश्चन था अगला कि छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छोटे मांसाहारी होते हैं और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो किस स्तर में आते हैं? तो वो आते हैं तीसरे स्तर में, तीसरे पोषीय स्तर। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादकता क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता कौन किससे भोजन प्राप्त करता है। तो ये इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको बड़े अच्छे से चलिए आगे ही इसी वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें से आपका ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय है स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से कि यह कार्बनिक द्रव्य और पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर होते हैं। ठीक है जी, ये क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं आपके वही कि कौन किसके लिए उपभोक्ता और उत्पादकता है, कौन किससे भोजन प्राप्त करता है। देखिए, सबसे पहले जैविक घटक को समझना महत्वपूर्ण है। तो पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। मतलब जैविक घटक का निर्माण किससे होता है? तो जंतुओं से और पादप को मिलाकर जैविक घटक का निर्माण होता है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है जी, तो इनका क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जो है जैविक घटकों को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या होता है आपका उत्पादक, दूसरा क्या होता है उपभोक्ता। ठीक है जी, तीसरा अभी पीछे है।
तीसरा होता है अपघटक, मैं बता ही देता हूँ। तीसरा क्या होता है? अपघटक। ठीक है जी। अब चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला क्या है? उत्पादकता। अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है जी। उत्पादकता कौन होता है? तो जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। अब दूसरा आप पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता। ठीक है जी। उपभोक्ता का मतलब होता है यह भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भोजन स्वयं बनाता है उन पे ये निर्भर होते हैं। कौन? उपभोक्ता वाले। ठीक है। तो ये अपने भोजन उत्पादकता से प्राप्त करते हैं, निर्भर होते हैं। और ये उपभोक्ता निम्न श्रेणी में रखा गया है। और उपभोक्ता में 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी? तो एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो चलिए इनको भी एक अच्छे से देख लेते हैं। बस इसमें से आपका 3 लाइन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का फंस जाएगा, बस समझने की जरूरत है। जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। और जो भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ठीक है जी। अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में। ठीक है जी। चलिए सबसे पहली श्रेणी देखते हैं, इसकी कौन सी है। पहली है प्राथमिक उपभोक्ता। ये अपना भोजन सीधे उत्पादकता से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए गाय, बकरी, चूहा। ठीक है जी। गाय, बकरी, चूहा ये इत्यादि का कहने का मतलब है ये शाकाहारी होते हैं। और भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सीधे तो उत्पादकता से। उत्पादकता में कौन आता है? पेड़ पौधे, हरे छोटे पेड़ पौधे आते हैं जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। मतलब पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया और पेड़ पौधों तो क्या है? वो सीधे उत्पादकता होते हैं। उनसे भोजन कौन प्राप्त करता है? तो गाय, बकरी, चूहे। तो ये उनके लिए क्या कहलाते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोग होते हैं, जो उनका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं उत्पादकता से। तो ये सभी शाकाहारी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। अब द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। मतलब अब ये किससे प्राप्त करते हैं? तो ये इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जिसमें उदाहरण के लिए क्या दे रखा है? चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण, मतलब चूहे का बिल्ली द्वारा खाना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब तीसरा है कि तृतीय उपभोक्ता का मतलब है ये अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए, द्वितीय से प्राप्त करता है, द्वितीय प्राथमिक से प्राप्त करता है। प्राथमिक किससे प्राप्त करता है? तो जो भोजन को बनाता है स्वयं उत्पादकता से। ठीक है। और तीसरा मैंने आपको घटक बताया था कि अपघटक होता है, ये अपना भोजन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मृत शरीर से प्राप्त करता है। ठीक है जी। समझ में आ गया। सबसे पहला भोजन कौन बनाता है? उत्पादकता। उससे प्राप्त कौन करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता की 3 श्रेणियां होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है जी। ये तीनों एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो कणिकाओं का संग्रहण कौन करता है? तो वो करता है आपका हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? तो ये प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया या तेल हो गया, इन सभी का क्या करता है? तो संग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णन कहाँ स्थिर होता है? तो इसमें कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। ठीक है जी। प्रकाश संश्लेषण का कहाँ स्थित होता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होता है। ये कुछ कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है? तो पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो क्या करता है? उपयोग करता है। तो वह है आपका हरित लवण। ये क्या करता है?
तो प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो वो है आपका हरित लवक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो इसमें कौन सा तत्व क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, तो वो होता है उसमें आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम स्थित होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो इनमें मानव शरीर के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसमें उत्तरदायी होता है आपका पेशीय और संयोजी ऊतकों का संयोजन। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि जो पेशीय और संयोजी ऊतकों का संयोजन होता है वो मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो किस प्रकार के ऊतकों से हड्डियां बनी है, तो ये बनी है आपकी संयोजी ऊतक से। ठीक है जी, संयोजी ऊतकों का उदाहरण है क्या, तो हड्डियां। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो कौन सा ऊतक पाया जाता है, त्वचा, तो त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच, तो वो है वसा ऊतक। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए वसा ऊतक त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं अधिकतर कंफ्यूज कर देता है क्योंकि हमें एक एग्जाम में कोई दिखता ही नहीं है नहीं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है जल का जल वाष्प में परिवर्तन। ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। शरीर में भोजन का पचन ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि वो भोजन पच गया, वापस अपने रूप में नहीं आ सकता। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ही यह होता है कि जो अपने वापस रूप में ना आ सके। ठीक है जी, जब भोजन पच जाएगा तो भोजन अपने वास्तविक रूप में आ सकता है नहीं। दूध का दही बनना ये भी वास्तविक रूप में नहीं आ सकता। दही से पनीर बन सकता है बाई चांस, चाहे दही से मक्खन निकाला जा सकता है, छाछ बनाया जा सकता है, लेकिन वो वापस दूध नहीं बन सकता है। जल वाष्प में परिवर्तन, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जब जल वाष्प हो जाएगा लेकिन वाष्प को ढक देने पर वो जल के रूप में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका जल का जल वाष्प में परिवर्तन, क्योंकि जल वाष्प को वापस जल के रूप में लाया जा सकता है। ठीक है, और चौथा क्या है, लोहे में जंग लगना, ये भी नहीं हो सकता। एक बार जंग लग गई तो लोहा वो खत्म, वो वापिस अपने जंग लगा लोहा वापिस अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन का अर्थ ही वही होता है जो अपने वास्तविक रूप में आ जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डैश होता है, तो संवेग में क्या होता है बताओ। तो संवेग में परिमाण और दिशा होती है। ठीक है, परिणाम और दिशा। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा। अगला क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिमाप और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाप होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो इसमें से सदिश राशि जो है आपका वो है विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि होती है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े को दिशा हमेशा एक समान होती है। मतलब कहने का तात्पर्य किस जोड़े की दिशा हमेशा दिशा जो होती है वो एक समान होती है, तो वो है आपका वल और त्वरण। इसकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कार्य में डैश। तो कार्य में क्या होता है,
तो कार्य में कोई भी दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिणाम होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, बताइए। तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य पर्व। कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो बताइए, ये क्वेश्चन आप ही बताएंगे इसका आंसर बताइए। तो पोंगल में त्योहारों के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें पूजा की जाती है सूर्य की। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी माह में नहीं मनाया जाता है? जनवरी माह में क्या किया जाता है? नहीं मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ओणम। ओणम जो है वो जनवरी में नहीं मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है अगस्त और सितंबर में। ठीक है जी। कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है ओणम को। तो जनवरी में ना मनाए जाने वाला त्योहार ओणम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए डेली मैं आपको 2 से 4 कराता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको कराया जाए और उसी में आपके नंबर आ जाए। ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारी नज़र में। तो क्वेश्चन वो करे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, आपने पीछे देखा हुआ सभी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं कि त्योहारों में से हमेशा एक नए क्वेश्चन, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसका उत्तर बताइए। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके मनाया जाता है केरल में। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी कि त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। इसलिए आज थोड़ी वीडियो छोटी भी है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कम क्वेश्चनों को लिया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और डेली शाम को 6 बजे इस पर आपको क्लास मिलेगी, तो चैनल को जरूर से आप सभी को सब्सक्राइब करना है। डेली PYQ प्रैक्टिस के लिए, RRB ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली शाम को 6 बजे के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।